नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन, जो समर्पित है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विविध व्यवसायों से जुड़ी तमाम नई जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश होती है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। चाहे वो मिट्टी का स्वास्थ्य हो, फसलों की उन्नति हो या फिर पशुओं का ध्यान रखना। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, आपका स्वागत है कृषि समाचार में। सबसे पहले मुख्य समाचार। ठंड के मौसम में पशुओं के डिवॉर्मिंग जरूर करवाएं। राइस की अच्छी फसल हेतु उर्वरक प्रबंधन जरूरी। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कॉम्पैक्ट मॉडल डिस्क हीरो मशीन। किसान भाई बहनों, बढ़ती ठंड में पशुओं को गिरते तापक्रम के प्रकोप से बचाना बेहद जरूरी है। ठंड का ज्यादा असर होने पर उनमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है, इसलिए उनके रहने वाले स्थान को ढककर रखें ताकि हवा का असर ज्यादा ना हो। साथ ही ठंड ज्यादा होने पर उन्हें ढककर भी रखा जा सकता है। साथ ही उनमें डिवॉर्मिंग जरूर कराएं। तो सबसे पहले तो ये करना है कि किसी भी मौसम में आपको पशुओं का डिवर्मिंग कराना जरूरी है, क्योंकि जब डिवर्मिंग किया रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बचाव होगा। और रख रखाव की जहाँ तक बात है, तो ठंड के समय में उनका जो रहने का स्थान है उसकी सफाई होनी चाहिए। और उसमें ठंड के बचने के कारण उसमें पुआल और जो भूसा वगैरह का बेडिंग होता है, बोरा, ये सब, और उसमें जो खिड़की रोशनदान ये होता है, तो उस धूप के समय में थोड़ा धूप आना चाहिए। और जब ठंडी हवाएं चलती है तो उसको पैक कर लेना चाहिए। सरसों एवं राई की फसलों में खाद तथा उर्वरक दोनों के ही काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यदि गोबर की सड़ी या कंपोस्ट उपलब्ध में हो तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी के समय ही डालकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। फसलों में नाइट्रोजन वाले उर्वरकों के प्रयोग से आशातीत बढ़ोतरी होती है। परीक्षणों के आधार पर इन फसलों में 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने की संस्तुति की गई है। फास्फोरस और पोटाश की मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर तय करनी चाहिए। किसान भाई बहनों, कुछ अलग करने की ललक और जी तोड़ मेहनत हमेशा सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही मेहनती किसान और व्यवसायी सुरेंद्र राम से, जिन्होंने कंपोस्ट खाद के व्यवसाय से सफलता की एक नई कहानी लिखी है। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैंने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है 4 यूनिट का। 4 यूनिट बनाने में लगभग हमको 3 से 4 हज़ार रुपया लागत आया है। और 2 महीना इसको तैयार होने में लगता है। 2 महीना तैयार होने के बाद जब हम इसको रेडी कर के मार्केट में बेचते हैं तो 8 या 9 हज़ार रुपये का मुझे मुनाफा होता है। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेद में है हिंग सोना, जो देशी प्रभेद है। इसे कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अर्का सौरभ भी लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन अधिक से अधिक मिलेगा। वो टमाटर न सिर्फ सब्जी का जायका बढ़ाता है, बल्कि त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। टमाटर की देसी किस्में हैं पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली आदि। जबकि हाइब्रिड किस्में हैं पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रसीम और अविनाश 2, रसीम आदि। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है वो है खेती में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी में ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है कॉम्पैक्ट मॉडल हीरो डिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। साथ ही इसे चलाना भी बहुत आसान है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति, जहां जानेंगे सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन गोल 3000 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 4000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप जान रहे थे मौसम के मिजाज के बारे में। लिया जायजा अपने मंडी के भाव का, रूबरू हुए आप अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से, और जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में भी। जानकारियों का सिलसिला थमा नहीं है। हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं अपने कुछ नए विशेषज्ञ, जिनसे आप तक पहुंचाएंगे हम कुछ नई जानकारियां। वैसे सबसे ज़रूरी होता है पशुओं में संतुलित आहार का ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें पोषण पूरा न मिले तो वो उस हिसाब से उत्पादन नहीं कर पाते और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। तो आइए अब अपने विशेषज्ञ से इस भेंटवार्ता के जरिए जानते हैं पशुओं में संतुलित आहार के बारे में। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी, और जानते हैं कि पशुपालन का व्यवसाय कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई, किस तरह से उनकी देख रेख करें और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे पाएँ। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है पशुओं के लिए संतुलित आहार, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ KBK बेगूसराय से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि जो खेती किसानी करते हैं, साथ में पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो पशुओं को किस तरह से देख रेख करें और संतुलित आहार जो देते हैं वो क्या है संतुलित आहार? धन्यवाद ममता जी। सबसे पहले मैं पशुपालकों को संतुलित आहार पशुओं को क्यों देना चाहिए, इसके बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। जो पशु होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से वो उत्पादन के लिए दूध, मिल्क या मीट किसी उत्पादन के लिए रखे जाते हैं। जब तक पशुओं को किसान भाई पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं देंगे, तब तक वो पशुओं से पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाएंगे। पर्याप्त उत्पादन न होने के कारण किसान भाइयों को उनमें, डेयरी व्यवसाय में उन्हें घाटा होता है। इसीलिए संतुलित आहार देने से जो पशु होता है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन करता है मिल्क का, दूध के पशुओं का। और हम ये जानते हैं कि किसी भी पशु के लिए अगर हमें एक प्रॉफिट वाला डेयरी फार्म चलाना है तो एक पशु को 12 से 14 महीने में, चाहे वो गाय हो और चाहे भैंस हो, एक बार बच्चा देना चाहिए। लेकिन अगर उसे संतुलित आहार मिलेगा तभी ये उद्देश्य किसान भाई पूरा कर पाएंगे। अगर साल भर में एक गाय एक बच्चा नहीं उत्पन्न करती है तो पूरे साल दूध का उत्पादन नहीं होगा या प्रभावित होगा, जिसके कारण दूध का उत्पादन कम होगा और उस पर जो पशु को खिलाने का लागत है वो बढ़ेगी।
और इससे उनकी इनकम में कमी आएगी। इसीलिए संतुलित आहार किसी गाय या भैंस को दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो और किसान भाई को भी उससे लाभ हो। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब आप हमें ये बताइए कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो बाज़ार से जो लेकर के आते हैं आहार का प्रबंधन करते हैं, लेकिन क्या संतुलित आहार घर में वो तैयार कर सकते हैं, और तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ उसमें मिलाना पड़ता है? सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी जानवर को उसको 6 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उसके संपूर्ण मेटाबॉलिज्म या बॉडी को चलाने के लिए, जिसमें सबसे पहले होता है वाटर, उसके बाद एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन। जब सारे पोषक तत्व किसी भी जानवर या एनिमल को मिलेंगे तभी उसका प्रोडक्शन अच्छे से होगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर चाहें तो एक अच्छा पशु आहार अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई मार्केट से भी पशु आहार को खरीदते हैं जो मैन्युफैक्चर हैं, लेकिन उसका जो दाम है वो किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और अगर हम कम दूध देने वाली गायों को ऐसा आहार देंगे तो उस पर उनको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो खाने का खर्च होगा वो उसके दूध के इनकम से काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने घर पे ही एक संतुलित आहार अपने या गाय भैंस के लिए तैयार करें। अब संतुलित आहार में मैंने बताया कि 6 चीज़ें होनी चाहिए, तो उसी के आधार पर हम एक संतुलित आहार को अपने घर पे तैयार करेंगे। अब सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर हम पशु को एनर्जी देना है तो एनर्जी के लिए हम अनाज लेंगे, जैसे मक्का हो गया, बाजरा होगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एनर्जी का अच्छा सोर्स होती हैं। इसका लगभग हम 30 से 32% पार्ट इसका ले लेंगे। प्रोटीन के लिए जो यहाँ बिहार के क्षेत्र में यूज किया जाता है, ज़्यादातर सरसों की खली यूज की जाती है। इसके आधार पे आप ये मूंगफली की खली भी यूज कर सकते हैं, कॉटन सीड की खली भी यूज की जाती है। तो एक खली जो हम लेंगे ये प्रोटीन की सोर्स की तरह काम करता है। इसका भी हम लगभग 30 से 35% या 25 से 35% पार्ट ले लेंगे। इस दूसरी चीज़ है, हम जितने भी बाई प्रोडक्ट होते हैं अनाजों के, जैसे कि चोकर होते हैं, दाल चुन्नी होती है, इसका भी हम 1/3 लगभग 25 से 30% ले लेंगे। इन तीनों को मिलाने के बाद पूरे आहार में 2% मिनरल मिक्सचर, जो किसी भी मार्केट में मौजूद कोई भी मिनरल मिक्सचर हो, आप अच्छी क्वालिटी का उसे खरीद लीजिए। 2% उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाइए और 1% नमक। नमक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पशुओं के खाने डाइजेस्टिविटी को बढ़ाता है, उसकी प्यास को भी बढ़ाता है, जिससे उनका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो हम 30 से 35% तीनों चीज़ों को, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक को मिलाकर अपने घर पर ही एक संतुलित आहार तैयार कर सकते हैं। सर, पशुओं के लिए संतुलित आहार के बारे में आपने जितनी अच्छी जानकारी दी, अब ये बताइए कि उसको आहार प्रबंधन जो है उसका वो कितने टाइम देना चाहिए, जिससे कि हमारे पशु स्वस्थ रहे और दुग्ध उत्पादन में भी कमी ना हो? पशुओं को जो आहार हम देते हैं वो उनके फिजियोलॉजिकल स्टेज पर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल स्टेज मतलब वो गाय दूध दे रही है, नहीं दे रही है, या वो गाभिन अवस्था में है, या वो दूध दे रही है। इन तीनों चरणों में, स्थानिक चरणों में जो उनका आहार प्रबंधन होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर कोई गाय या भैंस ऐसी है जो दूध नहीं दे रही है तो सिर्फ उसे हम 4 से 6 केजी भूसा और 1 से 1.5 केजी अनाज पर भी हम उसे रख सकते हैं। अब कोई जानवर, गाय या भैंस ऐसी है जो गाभिन है, तो अगर वो लास्ट स्टेज में, लास्ट के 3 महीने की गाभिन है, तो उसके आहार में हम लगभग 1 से 1.25 केजी या 1.5 केजी दाना और बढ़ा देंगे। जब गाय बच्चा देने के बाद दूध में आ जाती है तो उस समय आहार का प्रबंधन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दूध में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो उस गाय या भैंस के शरीर से दूध के द्वारा निकल जाते हैं। और ज़्यादातर किसान भाई इसी समय गलती करते हैं, क्योंकि वो दूध देने के दौरान संतुलित आहार का उचित प्रबंधन नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका जो जानवर है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। और एक उचित प्रोडक्शन के लिए, एक या गाय भैंस को अगर हम कहें तो अच्छे प्रोडक्शन के लिए बच्चा देने के बाद 90 दिनों के अंदर उसे दोबारा हीट में आ जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब वो अच्छे से उसको उचित आहार देंगे या संतुलित आहार देंगे। सर, आपने पशुओं के संतुलित आहार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब चलते चलते आप हमारे पशुपालक भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिसे सुन करके उसका वो लाभ उठाना चाहेंगे? मैं पशुपालकों से, सभी पशुपालकों से ये आग्रह करूँगा या उनसे संदेश देना चाहूँगा कि डेयरी व्यवसाय एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। इसमें करके
लेकिन जब हम उचित आहार और प्रबंधन को ध्यान में देंगे तभी हम उसमें एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। जैसा कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसानों का आय जो हो वो दुगना हो, लेकिन आय को दुगना करने के लिए उसका प्रबंधन, अच्छे तरीके से प्रबंधन करना ज़रूरी है। और अच्छा प्रबंधन करने के लिए उस एनिमल को, जानवर को, अच्छे जानवर को हम अच्छा प्रबंधन भी देना चाहिए। जो इम्प्रूवमेंट होता है किसी भी तरीके से होता है वो दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म में। पहला तो होता है जेनेटिक लेवल पे हम जाके करते हैं। जो जेनेटिक लेवल पे करते हैं, हम एक अच्छी क्वालिटी का गाय भैंस अपने यहाँ पालते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन ये अधिक दूध देने वाली गाय हैं, ये देसी गाय के मुकाबले में अधिक देती हैं। तो ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ। ये लॉन्ग टर्म में होता है, कई जनरेशन के बाद होता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट, जिसमें मेनली न्यूट्रिशन होता है और इसमें हम कोई भी अच्छी गाय होता है उसको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करके उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर, आपने पशुपालक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। जितना जरूरी है पशुओं में संतुलित आहार का ध्यान रखना, उतना ही जरूरी है फसलों में पोषक तत्व का प्रबंधन भी, क्योंकि फसलों को भी पोषक तत्वों की उतनी ही जरूरत होती है। तो आइए अब इस भेंटवार्ता के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से जानने का प्रयास करते हैं रबी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। रबी फसलों का मौसम है और आपका रबी फसल या पौधा में लगातार वृद्धि होता रहे, वह निरोग रहे और पैदावार बढ़िया हो, इसके लिए ज़रूरी है किसान बंधुओं कि आप उसमें पोषक तत्व, संतुलित पोषक तत्व दें। ये पोषक तत्व हम खाद या उर्वरक के माध्यम से देते हैं। तो कौन सा उर्वरक किस समय और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा का विषय है रबी फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निशा कुमारी। डॉक्टर निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि चूँकि अभी अगर किसान शुरुआती अवस्था में जब वो बोने जा रहे हैं रबी फसलों को, उस वक्त उन्हें कौन सा पोषक तत्व या कहें कि कौन सा उर्वरक उन्हें देनी चाहिए? नमस्कार, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि रबी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों को शुरुआती में अभी गेहूँ का टाइम चल रहा है बुआई का, तो अभी शुरुआत में ही पोषक तत्वों का प्रबंधन कर लेना चाहिए। रासायनिक खादों से, जैसे रासायनिक खादों में यूरिया, डीएपी, पोटाश डालते हैं, तो बुआई के समय ही डीएपी एंड पोटाश को पूरा जितना डोज रिकमेंडेड गेहूं के लिए जितना डोज तय किया गया है उतना पूरा डोज देना चाहिए। लेकिन यूरिया को आधा बुआई के समय आधा भाग ही दिया जाता है। शेष आधा भाग को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो आधा है उसको पहले सिंचाई के समय, जिस टाइम क्राउन रूट इनिशिएशन हो उस टाइम दिया जाना चाहिए, और दूसरी सिंचाई के टिलरिंग के समय दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उर्वरक डालने खाद या उर्वरक डालने के पूर्व किसान भाइयों को अपनी खेत की मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। उसमें जो परामर्श की गई हो उसी के अनुसार मिट्टी देनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन हमारी जांच में मध्यम या उच्च मात्रा में आई हो तो उसमें यूरिया को देने का प्रावधान है, उसमें
25 जो रिकमेंडेड डोज है 150 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, उससे 25% हमको कम देनी चाहिए। अगर हमारी जांच में, मिट्टी जांच की रिपोर्ट में अगर यूरिया, हमारी जो पोषक तत्व यूरिया है, वो नाइट्रोजन है, वो अगर कम आई हो तो उसको 25% बढ़ा के देनी चाहिए। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन का जो डोज है उसको हम दे सकते हैं। दूसरी है कि हम दलहनी फसल, जैसे दलहन, चना दाल, चना, मूंग, मसूर के समय में हम राइजोबियम नामक जैव उर्वरक को दे सकते हैं। उससे क्या होता है, रासायनिक, किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि रासायनिक खादों से केवल हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे मुख्य पोषक तत्व ही मिल पाते हैं, लेकिन हमारे जैव उर्वरक से हमारे पौधों की बरबार एवं अच्छी गुणवत्ता के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक है। डॉक्टर निशा जी, हमारे किसान अमूमन क्या करते हैं, वो तो या यूरिया, डीएपी या पोटास जैसे जो मुख्य पोषक तत्व है उसको डाल देते हैं, लेकिन जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका उपयोग उन्हें किस तरह करना चाहिए? जी हाँ, आपका ये सवाल बहुत अच्छा था। मुख्य पोषक तत्व के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गेहूं में हाँ, किसान भाई एस्टोबैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। एस्टोबैक्टर क्या करता है कि वो सूक्ष्म जीवों से बना हुआ एक उर्वरक है, तो उसमें वो नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके वो अमोनिया के रूप में पौधों को देती है। इससे क्या होता है, 20 से 25% तक नाइट्रोजन हमारी वो भूमि को दे देता है। इससे हम रासायनिक उर्वरकों पे जो लागत है वो कम होती है, उससे यूरिया को देना कम हो, यूरिया का जो है लागत वो कम हो जाएगी। तो एस्टोबैक्टर को प्रयोग कैसे करें? तो एस्टोबैक्टर एक ये पाउडर के रूप में बाज़ार में मिलते हैं। इसमें ये एक पैकेट में 200 केजी जैव उर्वरक होते हैं, जो वो 10 केजी बीज के लिए पर्याप्त होते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई एक दिन निर्धारित कर ले कि किस दिन उसको बुआई करना है, तो उस दिन वो पैकेट को जैव उर्वरक में सावधानी बरतनी चाहिए कि जिस दिन उसको बुआई करनी है उसी दिन वो पैकेट को खोले और उस दिन ही उसको बीज से उपचारित कर लेना चाहिए। डॉक्टर निशा जी, चूँकि ये पोषक तत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रबी फसलों के लिए, तो अंत में पैदावार बढ़िया हो उसके लिए हमारे किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को बुआई के समय ही अपने पोषक तत्व प्रबंधन के लिए का पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। और दलहनी और तिलहनी फसलों में खासकर उसमें वो डीएपी के जगह वो एसएसपी डाले, क्योंकि डीएपी से सिर्फ फास्फोरस ना वो मिलती है पोषण तत्व, लेकिन एसएसपी से हमें के साथ साथ सल्फर एंड कैल्शियम भी मिलती है। सल्फर से क्या होगी, सल्फर से हमारा जो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा में इजाफा होगी, लेकिन और फिर उसके उत्पाद साइज बड़े आकार के होंगे एवं मार्केट में उसकी उच्च मात्रा में उसको मिलेगा। मार्केट उसकी जो लागत है, लागत से जो भी होगा उसका मुनाफा ज़्यादा होगा। रबी फसलों के लिए पोषक तत्वों का क्या योगदान है और वो किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाता है, इस विषय पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियां, कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में, क्योंकि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।